Hello students, good evening. I am again with you for studying the first lesson of 8th class science book. I have sent you a video of the part first of this lesson, and it is the second video of this lesson. एक वीडियो 8th क्लास के फर्स्ट लेसन का हम बना चुके हैं। उसमें हाफ लेसन हमने पेज नंबर 5th तक किया था। आज हम 6th नंबर पेज से पढ़ेंगे। इस लेसन में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इससे पहले वाला वीडियो आप ज़रूर देखें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। स्कूल का चैनल है आर्ट ऑफ टैगोरियंस, उसको सब्सक्राइब करें और इससे पहले का वीडियो देखें ताकि आपको इसका जो प्रीवियस पार्ट है वो एक्सप्लेन अंडरस्टैंड में आ जाए और उसके बाद में आप लिंक कर सकें, जोड़ सकें दोनों वीडियो को, दोनों मटेरियल को। अभी हम लोग रिसेंटली पढ़ रहे हैं कि खेती के कौन कौन से चरण होते हैं। जब कोई खेती करता है तो उसको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, किस तरह से खेती की जाती है, तो हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। और अभी रिसेंटली हम जो पढ़ रहे थे वो थे कि खेती में खाद और उर्वरक जो दिए जाते हैं, एक्चुअली खाद क्या होता है और उर्वरक क्या होता है। दोनों ही चीज़ें मिट्टी के अंदर में जो ज़रूरी तत्व होते हैं उनकी पूर्ति के लिए दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी उनमें एक डिफरेंस है। तो उसके बारे में हम लोग इस अब पेज नंबर 6 से उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं क्रियाकलाप दिया हुआ है, क्रियाकलाप 1.2। इसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई एक मूंग या चना, इनमें से किसी का बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। अब अंकुरित करने के लिए क्या होता है, नाइट में उनको पानी में डाल दिया, सुबह उनको निकाल करके और एक गीले कपड़े में लपेट करके रख दिया। तो एक दिन जब वो लपेटे हुए रहते हैं गीले कपड़े में तो वो उनमें से कुछ धागे जैसी संरचनाएं बाहर निकलती है, तो हम कहेंगे कि वो अंकुरित हो गए। ऐसा करना है। मूंग अथवा चने के बीजों को लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। उनमें से एक ही आकार के 3 नवोदित छांट लीजिए। एक जैसे 3 बीज, उगे हुए बीज जो अंकुरित बीज हैं, एक जैसे 3 बीज हमने ले लिए। तीनों सेम साइज के होने चाहिए ताकि हम उनको डिफरेंस कर सके उनमें आगे जा कर के कि तीनों में से ज़्यादा ग्रोथ किसकी हुई। अभी जब हम उनको यूज करेंगे तो तीनों सेम साइज के हों। ऐसे 3 उगे हुए अंकुरित बीज हमने छांट लिए। अब 3 गिलास अथवा ऐसे ही पात्र लिए, 3 गिलास ले लिए जिनमें मिट्टी ले ली तीनों गिलासों में। इन पर ABC निशान लगा दिए। एक गिलास पर A, सेकंड पे B, तीसरे पे C। गिलास A में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाई। पहले वाला जो गिलास है, फर्स्ट गिलास है, उसमें हमने मिट्टी के साथ में गोबर की खाद मिलाई। गिलास B में समान उतनी ही मिट्टी लेकर उसमें यूरिया मिलाया, यानी कि हमने उसमें गोबर की खाद नहीं मिलाई है, उसमें हमने कृत्रिम रूप से बनी हुई उर्वरक मिलाया जिसको हम उर्वरक कह रहे हैं। और तीसरा जो C वाला गिलास है उसमें हमने मिट्टी में कुछ नहीं मिलाया है, ओनली मिट्टी है वो। और अब हमने वो 3 जो उगे हुए तीनों सेम साइज के बीज लिए थे वो तीनों गिलासों में हमने रोपित कर दिए, रोप दिए उनको और पानी डाल दिया, उनमें सुरक्षित स्थान पर रख दिया। 5-7 दिन जब हम उनको पानी देंगे तो वो फिर उसके बाद में ग्रो करना शुरू करेंगे, उगना शुरू करेंगे। अब 5-7 दिन बाद में उनकी ग्रोथ को देखेंगे तो ये आपको चित्र दिख रहा है, इस तरह की ग्रोथ उनकी दिखाई देगी। A में दिख रहा है आपको, A में जो गोबर की खाद डाली थी वो वाला गिलास है, B वाला जो है उर्वरक जो हमने डाला जिसमें वो है, और C वाला ओनली मिट्टी में जो उगाया वो है। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा ग्रोथ आपको दिख रही है B वाले गिलास में, यानी कि B वाले गिलास का मतलब है कि उर्वरक जिसमें डाला गया है उसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा है, खाद की सेकंड नंबर पे है, और बिना कुछ डाली हुई मिट्टी की ग्रोथ सबसे 3rd नंबर पर है। इसमें लिखा है खाद व उर्वरक के साथ पौधे की वृद्धि। तो इससे एक चीज़ सामने आती है, क्या सामने आता है इस एक्टिविटी से वो हम लोग पढ़ेंगे। क्या तीनों गिलासों के पौधों में वृद्धि की गति एक समान है? तो वो हमें दिख रहा है एक समान नहीं है, तीनों में वृद्धि अलग अलग है। किस गिलास में पौधों की वृद्धि बेहतर है? तो यह भी हमने देखा कि जिसमें उर्वरक मिलाया था हमने उसकी वृद्धि सबसे अच्छी है। किस गिलास के पौधों में वृद्धि सबसे अधिक है? सबसे
बेहतर मतलब कंपैरेटिवली, पहले पूछा है कि वृद्धि बेहतर किस में है, तो कंपैरिजन करेंगे तो बेहतर अगर कही जा सकती है, बेटर जिसको कहते हैं, तो वो हमें खाद वाले में बेटर मिलेगा। और सबसे बेस्ट जो वृद्धि है वो इसकी उर्वरक वाली, जिस ग्लास में हमने उगाया था उर्वरक डाल करके, उसकी वृद्धि को सबसे बेस्ट कहा जाएगा। और अब इसमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि उर्वरक क्या है एक्चुअली। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है। खाद और उर्वरक दोनों डिफरेंट है, हालांकि दोनों का उद्देश्य एक ही होता है खेत में डालने का, कि दोनों ही जो मिट्टी के पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति के लिए डाले जाते हैं, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका जो कंपोजिशन है, इनकी जो संरचना है वो डिफरेंट है। उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। ये खाद से कैसे भिन्न है, तो ये हमें समझना होगा कि ये खाद से कैसे भिन्न है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। खाद गोबर की बनती है और जंतुओं के और अपशिष्टों की बनती है, लेकिन उर्वरक जो है वो फैक्ट्रियों में उत्पादन किया जाता है। इसकी फैक्ट्रियां होती है। एक्चुअली ये केमिकल प्रोडक्शन है। उर्वरक के कुछ उदाहरण नाम दिए गए हैं उर्वरक के। यूरिया हम जानते हैं, अमोनियम फास्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश, एनपीके मीन्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये कुछ नेम्स हैं जो उर्वरक के हैं। इनके उपयोग से, जब हम उर्वरक का उपयोग करते हैं तो इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। तो हम जानते हैं बहुत सारे किसान यूरिया वगैरह देते हैं, लेकिन इसके साथ एक बात, इसका ड्रॉबैक भी है, इसकी कमी भी है उर्वरक की। अगर उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता में कमी आती है, ये इसका ड्रॉबैक है, इसकी कमी है। खाद की कमी नहीं है ये। खाद पौधे की खाद खेत की उर्वरकता को बढ़ाती है। एक बार तो टेम्परेरीली तो उर्वरक भी बढ़ाएगी, मिट्टी की उर्वरकता को उर्वरक भी बढ़ाएंगे, लेकिन लंबे समय तक हम अगर उर्वरकों को काम में लेते हैं तो उसकी मिट्टी की उर्वरकता में कमी आ जाती है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। उर्वरक जो हम फैक्ट्रियों से जो बने हुए उर्वरक होते हैं, केमिकल जो होते हैं, वो अगर डालते हैं खेतों में तो फिर जब बारिश होती है तो ये उर्वरक जल के साथ घुल करके जल के स्रोतों में पहुंच जाते हैं, तो ये स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है। अतः मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। तो ये एक लॉजिक है, एक कारण है कि जैविक खाद का उपयोग क्यों करना चाहिए, उर्वरकों का क्यों नहीं करना चाहिए। तो पहला पॉइंट तो यह है कि उर्वरक जो हैं वो कृत्रिम हैं, ये जल प्रदूषण का कारण बनते हैं, और लंबे समय तक अगर इनका उपयोग किया जाए तो मिट्टी की उर्वरकता में कमी आ जाती है। और एक, अब जैसे इसमें कहा है कि अगर खेत की उपजाऊपन बढ़ाना है, उर्वरकता बढ़ानी है, तो आप एक तो खाद या उर्वरक डाल सकते हैं। एक तो ऑप्शन ये है आपके पास। दूसरा ऑप्शन एक और है कि अगर आपको आप ये भी कर सकते हैं अपने खेत की उर्वरकता बढ़ाने के लिए, 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ दीजिए। कुछ उगाइए मत उसमें। तो ये जो बीच की जो एक टाइम पीरियड होगा उसमें मिट्टी के पोषक तत्वों की जो कमी है काफ़ी मात्रा में मिट्टी नेचुरल तरीके से पूरा कर लेगी। तो ये भी एक तरीका है कि फसलों के बीच में गैप छोड़ा जाए, कंटिन्यू क्रॉप्स नहीं ली जाए, बीच में कुछ गैप रखा जाए टाइम पीरियड का। तो उस गैप के कारण से मिट्टी के न्यूट्रिशंस हैं वो वापस मिट्टी गेन कर लेगी। ये एक सेकंड ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या था, खाद या उर्वरक डालिए। सेकंड ऑप्शन है कि बीच में गैप छोड़िए। खाद के, अब उसमें बोला कि उर्वरक के उपयोग से तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो जाएगी धीरे धीरे, लेकिन खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। मिट्टी का गठन का मतलब है मिट्टी किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है। वो जितनी कंपोनेंट्स मिट्टी के हैं, जितनी तत्व हैं मिट्टी के, वो सारे मजबूत बनते हैं खाद के उपयोग से। और जल धारण क्षमता, यानी हर एक मिट्टी में एक अपनी जल धारण क्षमता होती है कि वो जल को कितनी मात्रा में अपने अंदर रख सकती है और कितने लंबे टाइम तक रख सकती है। ये जो क्षमता है मिट्टी की, ये जल धारण क्षमता होती है, जल अवशोषण क्षमता होती है, ये भी इम्प्रूव होती है, मिट्टी की बढ़ती है।
अगर अपन खाद यूज करते हैं तो उर्वरक से नहीं बढ़ेगी, लेकिन खाद अपन यूज करेंगे तो मिट्टी का खुद का कंपोजिशन इम्प्रूव होगा और इसका अवशोषण क्षमता, जो इसकी जल को अपने अंदर रखने की क्षमता है मिट्टी की, वो भी इम्प्रूव होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की क्षति प्रतिपूर्ति हो जाती है। तो इसके कारण से मिट्टी में जितने भी तत्व आवश्यक हैं उनकी पूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का एक अन्य तरीका है फसल चक्रण। अब थर्ड ऑप्शन है, पहला ऑप्शन था खाद और उर्वरक डालिए आप अगर आपको सारे तत्वों की पूर्ति करनी है मिट्टी में। दूसरा ऑप्शन हमें इन्होंने बताया कि आप गैप रखिए बीच में, लगातार कंटिन्यू फसलें मत लीजिए। और ये भी थर्ड ऑप्शन है कि एक फसल का चक्र बनाइए कि कौन सी फसल कब बोनी है, इसका एक सिस्टम बनाइए। अगर अपन इसका एक सिस्टम बनाते हैं तो उसके थ्रू भी मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति की जा सकती है। इसको फसल चक्रण कहते हैं। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। एक ही प्रकार की फसल बार बार नहीं बो करके एक डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स अपन लेंगे तो उससे भी मिट्टी की जो पोषक तत्व है वो वापस उसकी फुलफिलनेस हो सकती है, उसको वापस उसकी जो प्रचुर मात्रा में जितने होने चाहिए वो उसमें वापस पूर्ति हो सकती है अगर अपन इस तरह से फसलों को बोएं एक क्रम से। तो वो क्रम क्या हो सकता है, तो इसमें एक उदाहरण दिया है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एवं एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। तो अभी भी अपने यहाँ ऐसा ही होता है। अभी मूंग मोठ जो ये फलीदार फलियों में लगते हैं, मूंग मोठ चवले वगैरह, ये हम बारिश की ऋतु में उगाते हैं और उसके सेकंड सीजन में सर्दी में फिर अपन गेहूं वगैरह उगाते हैं। तो ये उत्तर भारत में ही है लगभग, अपना राजस्थान। तो अपने यहाँ ऐसी को फॉलो किया जाता है। तो इससे क्या होता है, उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा, फलीदार यानी ये जो जिससे फलियां लगती है, जिनसे मुख्यतः जो दालें मिलती है हमें, ऐसा एक ऋतु में उगाते थे और तब गेहूं दूसरी ऋतु में उगाते थे। इससे क्या होता था, मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। जो ये फलीदार पौधे होते हैं जिनसे दालें मिलती है अपने को, फलीदार जो पौधे होते हैं, इसकी जड़ों में एक सूक्ष्म जीव होता है, उसके बारे में अभी पढ़ेंगे हम। वो क्या करता है, नाइट्रोजन जो है वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है वो जमीन में उसको कन्वर्ट कर देता है, जो कि पौधे उसको अवशोषण कर सकते हैं। तो किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अब इसमें बताया गया है कि क्या होता है फलीदार पौधों से। पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। सूक्ष्म जीव है बैक्टीरिया जो कि जिसका नाम है राइजोबियम। ये फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं। लेग्यूमिनस जो दाल वाले पौधे होते हैं उनको लेग्यूमिनस श्रेणी के माना जाता है, उनका वैज्ञानिक नाम है, लेग्यूमिनस स्पीसीज बनाई हुई है उनकी। तो उनके फलीदार पौधों की जड़ों में ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये, और ये क्या करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। हवा में बहुत सारी नाइट्रोजन है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही पाई जाती है 70%, लेकिन वो पौधे नहीं ले सकते हैं वायुमंडल वाली ऑक्सीजन। तो पौधे किस रूप में उसको ले सकते हैं, उस रूप में वायुमंडल की ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर देते हैं ये सूक्ष्म जीव। तो ऐसा इसलिए अगर अपन खेत में फलीदार पौधे बोएंगे तो नाइट्रोजन की पूर्ति कंप्लीट हो जाएगी मिट्टी में, तो वो अगली फसल में काम आ जाएगी। तो इस तरह से हम फसल चक्र अपना कर भी अपने खेत में जो आवश्यक तत्व है उनकी पूर्ति कर सकते हैं। अब इसी तरह से एक टेबल दे दी गई है यहाँ पर, उर्वरक व खाद में अंतर। जैसा कुछ बातें हमने पढ़ी है उसी को टेबल के थ्रू वापस बताया गया है। तो हम पढ़ते हैं। नंबर 1 जो डिफरेंस है वो उर्वरक जो होता है, हमने पढ़ा है कि वो कृत्रिम होता है, फैक्ट्रियों में बनता है, केमिकल होता है, तो वही सब चीज़ें फर्स्ट में है। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, मानव निर्मित है। और खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। खाद जो है वो प्राकृतिक चीज़ों से बनता है, गोबर से बनता है या अन्य जीवों के अवशेषों से बनता है। और ये जो उर्वरक है ये मानव निर्मित आर्टिफिशियल है। सेकंड, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और खाद खेतों में बनाई जा सकती है। नंबर 3, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है। ह्यूमस क्या है, जानवरों और पेड़ पौधों के शरीरों के अवशेष जो मिट्टी में अपघटित हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, वो एक उपजाऊ पदार्थ बनाते हैं ह्यूमस नाम का, जो मिट्टी की ऊपरी परत में पाया जाता है, उसको ह्यूमस कहते हैं।
उर्वरक से ये नहीं मिलता, ये बनता नहीं है, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। नंबर 4, उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। अब ये कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं उर्वरक, इसलिए इसमें हाई रेशो में, ज़्यादा अनुपात में ये सब चीज़ें होती है। लेकिन खाद में जो पोषक तत्व तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, उतने प्रचुर नहीं होते हैं। एक मीडियम वे में अपन कह सकते हैं कि जितने आवश्यक होते हैं उतने ही होते हैं, अत्यधिक नहीं होते हैं। उसमें उर्वरक में वो अत्यधिक होते हैं। ऐसे 4 इसमें अंतर उर्वरक और खाद में बताए गए हैं। सारणी 1.1 में उर्वरक व खाद के बीच में अंतर बताए गए हैं। अब खाद से लाभ क्या है, ये तो डिफरेंस हो गए। खाद अगर अपन यूज करते हैं जैविक खाद, तो उससे क्या लाभ है? तो जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है, 1 नंबर, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। खाद अगर अपन काम में लेंगे तो मिट्टी का जो पानी को अपने अंदर अधिक से अधिक देर तक रखना और अधिक अधिक मात्रा में रखना, ये जो क्षमता है मिट्टी की, ये इम्प्रूव होती है, बढ़ती है। नंबर 2, इससे मिट्टी भुरभुरी व संरंध्र हो जाती है। संरंध्र यानी रंध्रों वाली, यानी छेद वाली, यानी इसमें से हवा आ जा सकेगी, ऐसी बन जाती है मिट्टी, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। जड़ों को भी सांस लेने की आवश्यकता होती है, तो वायुमंडल की वायु आ भी सकती है, जा भी सकती है। ये सररंध्र हो जाती है मिट्टी खाद के उपयोग से। और थर्ड है, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। बहुत सारे जीवाणु पौधों के लिए अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो जो अच्छे जीवाणु हैं वो उनकी वृद्धि होती है, वो मरते नहीं हैं। जबकि अगर उर्वरक काम में लेंगे तो वो अच्छे जीवाणु की भी खत्म हो जाते हैं जमीन में से। तो मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। और इस 4th है, इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। मिट्टी का गठन मतलब मिट्टी जिन जिन चीज़ों से मिलकर बनती है वो चीज़ें अच्छी और अच्छी क्वालिटी में और सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल हो जाती है। तो ये खाद और उर्वरक में अंतर हमने पढ़ा। खाद देना भी एक चरण है खेती का, और उसके बाद जब आपने खाद दे दी तो एक अगला जो स्टेप आता है वो है सिंचाई का। पानी की आवश्यकता अत्यधिक होती है पौधे को। पौधे में 90% पानी होता है जो कि उसके लिए आवश्यक है। तो अभी हम पढ़ेंगे कि सिंचाई क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है। तो अगला स्टेप है सिंचाई। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। मनुष्य को भी है, जानवरों को भी है और पौधों को भी है। पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है। हम सब जानते हैं जड़ें जल को अवशोषित करती है, और जल के साथ साथ वो खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। जड़ें जो केवल पानी को अवशोषित नहीं करती, उसके साथ मिनरल्स भी करती है, और भी जो उसके लिए आवश्यक तत्व चाहिए उसको, वो सब पानी के साथ साथ अवशोषित करती है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। अब जल क्यों आवश्यक है पौधे को? एक तो जल के थ्रू पौधा दूसरी सब चीजें भी अवशोषित करता है जो उसको आवश्यक होती है। दूसरा, जल के बिना बीज उग नहीं सकता सूखी स्थिति में, शुष्क स्थिति में। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। अब जैसे जल पौधे के हर भाग में पहुंचता है, पत्ती तक, फूल तक, तो जल के साथ साथ दूसरे जो आवश्यक तत्व है वो भी पहुंचते हैं। ये भी जल से एक फायदा है। जैसे हमारी बॉडी में खून के थ्रू हर चीज पहुंचती है हर जगह, ऐसे ही वो उसका रक्त क्या है, वो उसका रक्त जल ही है। यह फसल की पाले व गर्म हवा से रक्षा करता है। एक टेम्परेचर मेंटेन करता है पौधे का, न तो ज़्यादा ठंडा होने देता है, न ज़्यादा गर्म होने देता है। तो पाले, सर्दियों में पाले से और गर्मियों में उसको सूखने से बचाता है। ये जो जल है 90% उसके अंदर, वो स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। सिंचाई करना, रेगुलर सिंचाई करना, उसको जल की आपूर्ति करना अति आवश्यक है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। एक फिक्स टाइमिंग से जब अपन खेत में पानी की आपूर्ति करते हैं उसको सिंचाई कहते हैं। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी और ऋतु में भिन्न भिन्न होता है। अब सिंचाई किस टाइम करनी है और कितनी बार करनी है, ये अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग होता है। कौन सी फसल में, कई फसलों में ज़्यादा पानी देना पड़ता है, कई फसलों में जल्दी जल्दी पानी देना पड़ता है। कई मिट्टी ऐसी होती है उसमें ज़्यादा पानी, किसी में कम पानी,
कई ऋतु ऐसी होती है, कई ऋतुओं में ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, कईयों में कम होती है, तो ये सब चीज़ें बदलती रहती है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अधिक अपेक्षाकृत अधिक होती है, ज़्यादा पानी गर्मी में देना होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पौधों के अंदर से भाप बन करके पानी ज़्यादा उड़ जाता है गर्मी में, और इस कारण से उनको ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है पानी की। क्या ये मिट्टी व पत्तियों से जलवाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? बिल्कुल ठीक है। इसमें यहाँ बूझो सोच रहा है, इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क रहूं, पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख और मर गए थे। बिल्कुल, अगर कोई पर्याप्त पानी गर्मी में पौधे को नहीं देगा तो वो सूख भी सकता है, मर भी सकता है। अब हम पढ़ेंगे सिंचाई के स्रोत, कि सिंचाई होती कहाँ से है, कहाँ से सिंचाई की व्यवस्था होती है, कहाँ से पानी मिलता है। तो कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध व नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं, यहाँ से जल मिलता है। ये आपको चित्र दिख रहे हैं, इसमें कुछ सिंचाई के पारंपरिक तरीके, कि पहले के ज़माने में सिंचाई कैसे होती थी, आजकल नहीं होती है वैसे। तो इसमें 4 प्रकार के चित्र दिख रहे हैं आपको। एक तो मोट दिख रहा है, मोट ये दिख रहा है आपको। इसमें एक घिरनी लगी हुई है और घिरनी के द्वारा बड़ा सा एक थैला पानी का भर करके और उसको बाहर निकाल के पानी की आपूर्ति की जा रही है। दूसरा देखिए चेन पंप, इसमें चेन लगी रहती है और ये भी मैनुअल तरीका है, इससे भी रस्से से निकलता है, लेकिन एक बाल्टी लगी रहती है, वो बार बार डूबती रहती है, भर भर के आती रहती है, चेन से ये चलता रहता है। और ये रहट है, इसमें दिख रहा है आपको एक बैल घूमता रहता है, ये रहट है। इसमें बैल घूमता रहता है, बैल के थ्रू उधर शाफ्ट लगी रहती है, उससे ये व्हील घूमता है और इस व्हील पे कंटेनर्स लगे रहते हैं, वो भर करके बाहर आते रहते हैं और खाली होते रहते हैं। और ये ढेकली है, इसमें देखिए आप पीछे पत्थर लगाया हुआ है, तो कम बल लगा करके इसमें से बाल्टी निकाली जा सकती है। लेकिन ये सारी तरीके अब आजकल कारगर नहीं है, क्योंकि ये तरीके ऐसे हैं जिनसे बहुत गहरा पानी निकाला नहीं जा सकता। पानी जब बहुत ऊपर है तभी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो आजकल तो पानी बहुत ज़मीन में गहरा चला गया, इसलिए इनसे ये इतने दक्ष तरीके नहीं हैं, अभी हम पढ़ेंगे। तो ये पारंपरिक तरीके हैं, 4 तरीके यहाँ पर दिए गए हैं पारंपरिक। कुओं, झीलों व नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुँचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये सस्ते हैं। पुराने तरीकों की बात हो रही है ये, परंतु ये कम दक्ष है, यानी परफॉर्मेंस नहीं है इनकी इतनी। ये मैनुअल हैं, या तो मनुष्य द्वारा या फिर जानवरों के द्वारा ये किए जाते हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके 4 तरीके दे रखे हैं, मोट घिरनी द्वारा, दूसरा चेन पंप, तीसरा ढेकली और चौथा रहट। तो ये रहट उत्तोलक तंत्र सिस्टम इसको बोलते हैं, रहट के सिस्टम को उत्तोलक सिस्टम से चलता है। तो ये 4 तरीके पारंपरिक तरीके हैं, मोट, चेन पंप, ढेकली, रहट। इनको याद रखना है आपको। परंपरागत है, आजकल इनका उपयोग नहीं होता है, परंपरा से होता आ रहा है, कुछ जगह पे होता है। अब जो नेक्स्ट जो तरीका है जो आजकल चलता है, आजकल जो ज़्यादातर जो तरीके चलते हैं उसमें से 2 तरीके इसमें दिए गए हैं यहाँ पर। सिंचाई की आधुनिक पद्धतियाँ, अभी हमने जो पढ़ा वो तो परंपरागत तरीके हैं, वो परंपरागत सिंचाई के तरीके हैं। अब जो है ये है सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं, यानी कम जल में ज़्यादा सिंचाई कर सकते हैं। इसकी मुख्यतः निम्न विधियाँ हैं। एक तो है छिड़काव तंत्र, इसमें पानी ऊपर से नीचे गिरता है बारिश की तरह। आपने फुहारे देखे होंगे, फुहारे, फाउंटेन्स कह सकते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं इसको। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। इसमें जरूरी नहीं कि भूमि आपकी लेवल में हो, आपकी उबड़ खाबड़ भूमि है तो भी आप पाइप बिछा करके वहां पर फुहारे लगा सकते हैं। जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है, ऊर्ध्व पाइप हो, यानी खड़े, ऐसे खड़े पाइप, नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे रहते हैं। आप सबने फुहारे देखे होंगे। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े रहते हैं। खड़े वाले पाइप, नीचे एक आड़ा पाइप, बड़ा काले रंग का पाइप पड़ा रहता है खेत में, उसमें खड़े पाइप लगाए जाते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है, जब पंप से एकदम प्रेशर से पानी जाता है काले वाले बड़े पाइप में, तो वो ऊपर चढ़ता है खड़े वाले पाइप में और वो नोजल घूमता है और बरसात की तरह चलता रहता है चारों ओर। जब पंप की सहायता से मुख्य पाइप में जल भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव लॉन, कॉफी की खेती व अन्य कई फसलों के लिए उपयोगी है। ये तो एक छिड़काव तंत्र। दूसरा, ये असमतल भूमि में काम आता है।
दूसरा जो सिस्टम आजकल चलता है वो है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप का मतलब है बूंद बूंद सिंचाई, इसमें एक एक बूंद गिरती रहती है। तो पानी का सर्वश्रेष्ठ अगर उपयोग होता है तो वो इसी सिस्टम में है, ड्रिप सिस्टम। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधे की जड़ों में गिरता है, इसे ड्रिप सिस्टम कहते हैं। तो ये तो आपका चित्र दिया हुआ है यहाँ पर, ये फुहारे वाला, इसमें आप देख रहे हैं मोटर से ही जा रहा है पानी, और नीचे पाइप बिछे हुए हैं, ऊपर खड़े पाइप में से फुहारे लगे हुए हैं और उनमें से चारों तरफ पानी बरस रहा है। और दूसरा ये ड्रिप सिस्टम में भी मोटर से ही जा रहा है पानी, लेकिन इसमें क्या है कि ये पाइप परमानेंट बिछे हुए हैं और हर पौधे के पास एक वाल्व लगा रहता है, उसमें से बूंद बूंद पानी उसकी जड़ों के पास गिरता रहता है जो कि अंदर तक जाता है। इसे ड्रिप सिस्टम कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों व वृक्षों को पानी देने का ये सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों में एक वरदान है। अब आपने खेत की जुताई कर ली, उसकी सुरक्षा कर ली, उसको खाद दे दी, उसकी आपने सिंचाई कर दी। अब जो एक काम अगला खेत में होता है वो है खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार क्या होते हैं? ऐसे फालतू पौधे जो हमने उगाए नहीं है, न हम चाहते हैं उनकी वो उगे, फिर भी उग जाते हैं। उनको हटाने का जो पौधे होते हैं इस तरह के अवांछित पौधे, उनको खरपतवार कहते हैं। बूझो और पहली खेत के निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रखे हैं। तो बूझो सोचता है क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए लगाए गए हैं? तो ऐसा नहीं है, किसी ने इनको लगाया नहीं है, ये अपने आप उग गए हैं। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। ये अवांछित हैं, इनको कोई चाहता नहीं है कि वो उगे। अवांछित मतलब जो वांछनीय नहीं है, जिनको कोई नहीं चाह रहा है कि वो उगे, फिर भी उग जाते हैं। तो ऐसे कुछ पौधे खेत में उग जाते हैं, इनको खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। खेत में निराई करनी पड़ती है, जिसको लोकल लैंग्वेज में कहते हैं निनाण कहते हैं। निराई हिंदी के लिए शब्द है इसका। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार क्या करता है? जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा करके फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालता है। अब जो फालतू पौधे उगे हुए हैं उनको भी पीने के लिए पानी चाहिए, वो भी पानी खींचेंगे, वो जगह भी घेरेंगे, वो जो पोषक तत्व है वो भी खींचेंगे। तो जो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए थी, फसल को मिलनी चाहिए थी, वो ये भी अपना हिस्सा उसमें से बांट लेंगे, तो उनको पर्याप्त नहीं मिल पाएगा, तो उनकी वृद्धि रुक जाएगी, कम होगी वृद्धि। इसलिए इनको हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जल, पोषक, जगह और प्रकाश, इन सब का कंपटीशन करके खा जाते हैं, उसको स्पर्धा करके फसल की वृद्धि के ऊपर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं। जब खेत फसल खड़ी हो जाती है, अगर आप खरपतवार नहीं हटाते हैं तो बाद में काटते समय भी ये बीच में दिक्कत देते हैं। और कुछ तो विषैले होते हैं तथा मनुष्य और पशुओं के लिए विषैले भी हो सकते हैं। इसलिए इन सब कारणों के कारण इनको हटाना जरूरी होता है। खरपतवार को हटाने और उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। कई तरीके हैं हटाने के इनको। एक तो फसल उगाने से पहले खेत को जोतते हैं, तब जो खरपतवार उगी हुई रहती है वो मिट्टी में उखड़ जाती है, मिट्टी में मिल जाती हो। तो एक तो जब अपन खेत में बुआई करते हैं उससे पहले जुताई करनी चाहिए, जो जोतते हैं तो वो खरपतवार हट जाती है। तो इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय कब है कि इनमें बीज नहीं पड़ने चाहिए, इनमें फूल नहीं आने चाहिए, उससे पहले ही इनको हटा देना चाहिए। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय इनमें पुष्पण व बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। ये कार्य खुरपी अथवा हैरी की सहायता से किया जाता है। अब खरपतवार को कैसे हटाते हैं? तो खुरपी या हैरी, ये सब नाम अपने को ध्यान में रखने पड़ेंगे नॉलेज में कि कौन सा काम किससे होता है। तो खुरपी या हैरी की सहायता से खरपतवार को हटाया जाता है। एक तो ये तरीका है, मैनुअल तरीका। दूसरा, आजकल ऐसी दवाइयाँ आ गई है, उनको छिड़केंगे तो मेन फसल को नुकसान नहीं होगा, लेकिन खरपतवार खत्म हो जाएगी। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिसे खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D, ये नाम है खरपतवार नाशी का, ऐसी दवाई आती है 2,4-D। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर
स्प्रेयर यानी फुहारे की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। स्प्रेयर क्या होता है, देखो एक टंकी सी लगी है, एक किसान दिखाया हुआ है इसमें, पीछे पीठ पे एक टंकी बंधी हुई है और ये हाथ से चलता है, एक शाफ्ट लगी हुई रहती है और ये छिड़का उससे स्प्रे चलता रहता है, फुहारा चलता रहता है। इससे इस टंकी में खरपतवारनाशी डाल करके खेत में छिड़क सकते हैं। ये छिड़काव हो रहा है, खरपतवारनाशी का छिड़काव हो रहा है। बूझो सोच रहा है क्या खरपतवारनाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? बिल्कुल, ये एक जहरीला पदार्थ होता है, तो इसको देखो इसने भी मास्क लगा रखा है छिड़कने वाले ने, और इसलिए इसको बहुत ध्यान से छिड़कना चाहिए, थोड़ा दूर रहना चाहिए इससे, तो उस पर भी पड़ सकता है। जैसा कि पहले बताया गया है, खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पन एवं बीज बनने से पहले ही खरपतवारनाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवारनाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः इन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्होंने अपना मुंह व नाक ढक लेनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो अब ये एक स्टेप और हो गया कि आपको खरपतवार कैसे हटानी है, और ये आवश्यक है, क्यों आवश्यक है वो हमने पढ़ा, कैसे इसको हटाया जा सकता है वो हमने पढ़ा। और अब जब सारा काम हो गया, फसल खड़ी हो गई, खरपतवार भी हटा दी, तो अब लास्ट का काम है कटाई करने का। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाती है। कटाई के दौरान या तो पौधे को खींच करके उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है, तो ये ध्यान रखना है कि हाथ से कटाई जब होती है फसल की तो वो दरांती से होती है। और मशीन से भी काटने का काम होता है, जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटने की मशीन तो है हार्वेस्टर, और हाथ से काटने का उपकरण है दरांती। काटी गई फसल के बीजों और भूसे को अलग करना होता है, इसे थ्रेशिंग कहते हैं। अब काट तो ली फसल, पूरा प्लांट तो काट लिया आपने, अब उसमें से बीजों को अलग करना है, तो वो काम थ्रेशिंग कहलाता है। तो ये भी दोनों प्रकार से होता है, जैसे कटाई का काम 2 प्रकार से होता है, हाथ से और मशीन से, ऐसे ही थ्रेशिंग का काम भी 2 प्रकार से होता है। एक तो मशीन से भी बीजों को अलग किया जाता है, यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है। अब कंबाइन मशीन जो है वो दोनों काम कर देती है, वो काट भी देती है और बीजों को अलग भी कर देती है, इसलिए कहा है कि कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। केवल बीज निकालने के लिए तो थ्रेशर मशीन होती है। मान लो किसी ने हाथ से कटाई कर ली और अब उसको बीज निकलवाने हैं केवल, तो थ्रेशर मशीन खेत में बुला करके उससे बीज निकला सकते हैं, वो ट्रैक्टर से भी चल जाती है। लेकिन किसी को कटानी भी है फसल और बीज भी निकलवाने, दोनों ही काम करवाने हैं मशीन से, तो उसके लिए ये कंबाइन मशीन है। तो इसमें हार्वेस्टर भी है यानी कटाई वाली मशीन भी है, और थ्रेशर भी है, दोनों का कंबाइंड है इसमें। छोटे खेत वाले किसान अपने, जैसे ये बीज निकालने का काम हार्वेस्टर होता है, हार्वेस्टर से होता है, या हार्वेस्टर या थ्रेशर से होता है। ऐसे हाथ बीज निकालने का काम भी, छोटा खेत है तो ज़्यादा फसल नहीं है तो हाथ से भी करते हैं किसान, फटक कर करते हैं, दानों को फटक कर। तो फटक कर अलग करने को विनोइंग कहते हैं। आप इसके विषय में 6 में पढ़ चुके हैं। ये देखो विनोइंग की एक छोटी सी सिंपल मशीन भी यहाँ पर दी हुई है, ये विनोइंग की है। खेत में आपको पता है पंखा चला करके उसको खेत में से, छोटे खेत में पंखा चला करके भी करते हैं अलग दानों को। और ये एक पहली सोच रही है, कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं, इन्हें किसान जला देते हैं। पहली इन टुकड़ों के खेत में जलाने के कारण चिंतित है, वह जानती है कि इससे प्रदूषण होता है। लोग क्या आजकल दिल्ली के आसपास जब प्रदूषण बढ़ता है तो कहते हैं कि पंजाब के किसान वहाँ पर जो जला रहे हैं, जो खेत में बच जाते हैं, कचरा बच जाता है उसको जला रहे हैं। तो जब खेत में से फसल काट लेते हैं तो नीचे कुछ हिस्सा रह जाता है उगा हुआ, उसको हटाने की मेहनत बच जाए इसलिए लोग जला देते हैं उसको, तो इससे प्रदूषण होता है। इससे खेत में खड़ी फसल में आग लगने का खतरा भी रहता है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये अब जब कटाई होती है तो ये एक पर्व के रूप में होती है, क्योंकि ये एक फसल घर आने का एक अच्छा एक अवसर होता है, जब किसान की मेहनत का लाभ उसको मिलने वाला होता है, तो ये एक पर्व के रूप में इसको मनाया जाता है। और भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से ये पर्व मनाए जाते हैं। 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास व अच्छे समय का भाव संचारित करती है।
यह समय थोड़ा आराम करने व खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास व खुशी का होता है। पुरुष व महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं, जैसे पोंगल। पोंगल साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में मनाया जाता है। वैसाखी पंजाब में मनाई जाती है। होली पूरे उत्तर भारत में, दिवाली पूरे भारत में, नाबान्य और बिहू ये असम में ये बनाए जाते हैं। ये सब फसल कटाई के समय मनाए जाने वाले त्योहार है। और अब जब फसल कट चुकी है, उसके दाने अलग निकल चुके हैं, तो उन दानों को सुरक्षित रूप से रखने का काम भंडारण कहलाता है। उत्पादन का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों व सूक्ष्म जीवों से अधिक सुरक्षित रखना होगा। अब वो खराब हो सकती है फसल पड़ी पड़ी, अगर वो उनमें नमी नहीं होनी चाहिए, गीलापन नहीं होना चाहिए, कीड़े नहीं खाएं, चूहे नहीं खाएं, या उसमें सूक्ष्म जीव पैदा नहीं हो, इन सब बातों से उसको सुरक्षित रखना पड़ेगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। जब अपन काटते हैं तो थोड़ा गीलापन रहता है उसमें, तो नमी से उसमें रोग पैदा हो सकते हैं, फफूंद आ सकती है, सूक्ष्म जीव पैदा हो सकते हैं। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उसके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण से पहले अनुपयोगी हो जाते हैं। अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं, फिर बाद में वो बीजों के रूप में काम नहीं आ पाते हैं। अतः भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाना अति आवश्यक है। सूखा करके ही उनको स्टोर करना चाहिए, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। उनमें जो नमी होती है, उनमें गीलापन होता है, वो चला जाए। इसलिए धूप में उनको सुखा करके फिर उनको स्टोर किया जाता है। इससे उनकी कीट, पीड़कों, जीवाणु व कवक से सुरक्षा हो जाती है। ये सब चीज़ें उनमें नहीं डेवलप होती। किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण कैसे करता है? एक तो बोरियों में, जूट के बोरों में, बड़े बड़े जो कंटेनर्स, धातु के बड़े पात्र, बिन, यानी जिनको हम ड्रम वगैरह कहते हैं, उनमें फसल को स्टोर किया जाता है। तो घर में तो इस तरह से कर लेते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है। जब बहुत बड़ी मात्रा में स्टोर करना हो तो उसके लिए जो स्थान बने रहते हैं वो साइलो कहलाते हैं। साइलो का चित्र भी दिया हुआ है इसमें, आप देखेंगे ये साइलो है। अब अनाज भंडारण हेतु साइलो, इस तरह के कंटेनर है बहुत बड़े बड़े ये अनाज भंडारण में। और इसी तरह जब ये भंडार गृहों में बोरियां कैसे रखी जाती है एक के ऊपर एक, और ये सुरक्षित रहती है, इनमें जब बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इनमें इनका उपयोग किया जाता है, जिससे उनको पीड़कों जैसे चूहे, कीटों आदि से सुरक्षित रखा जा सके। एक बीच में पहेली क्या सोच रही है, इसने सोचा, मैंने अपनी माँ को अनाज रखे लोहे के ड्रम में नीम की सूखी पत्तियां रखते हुए देखा, मुझे आश्चर्य हुआ। क्यों? तो अभी आएगा सामने, नीम की पत्तियां क्यों रखी जाती है। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। घरों में जब अनाज रखा जाता है भंडारित करके, नीम की पत्तियां उसमें रखी जाती है। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों व सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। ये तो घर में घरेलू उपचार है, नीम की पत्तियां रख दी, लेकिन जब बड़े पैमाने पर इनको रखते हैं अनाज को, तो उसके लिए रासायनिक उपचार, केमिकल ट्रीटमेंट भी किया जाता है उसका। कुछ ऐसे केमिकल्स रखे जाते हैं जिनसे ये सब कीड़े वगैरह उनसे दूर रहते हैं। और ये ये स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं अब इस भंडारण तक। एक और पॉइंट अलग से दिया है, जंतुओं में भोजन, कि जंतुओं से हमें कैसे भोजन मिलता है। अभी पादपों से भोजन कैसे मिलता है, फसल के रूप में मिलता है, वो तो हमने पढ़ा है। क्रियाकलाप एक है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्न तालिका बनाकर उसे पूरा कीजिए। क्या क्या मिलता है जंतुओं से? तो दूध मिलता है, किससे मिलता है? गाय, भैंस, ऊँट, बकरी, ऊँटनी से। और क्या मिलता है जंतुओं से? अंडे मिलते हैं, मांस मिलता है, और खाने पीने की और क्या चीज़ें मिल सकती है जंतुओं से, वो लिखनी है। और वो किस किस से मिलती है, वो ऐसी एक टेबल बनानी है। इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। जो समुद्रों के पास लोग रहते हैं वो मछली पकड़ करके, मछली उनके भोजन का महत्वपूर्ण मेन पार्ट है। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं।
हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं, जैसे बीजों का चयन, बुआई आदि। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास व देखभाल की आवश्यकता होती है। जैसे हम पौधे को कितने स्टेप्स में फसल उगाते हैं, निराई गुड़ाई, खाद देना, सिंचाई करना, ऐसे ही जो पालतू पशु हैं उनको भी कई प्रकार की सावधानियों के साथ में रखना पड़ता है। जब ये बड़े पैमाने पर किया जाता है, पशुओं को रखने का काम, उनकी सुरक्षा देखभाल करने का काम, तो इसे पशुपालन कहते हैं। अब ये पहली कह रही है मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है, हमें मछली के कॉड लिवर तेल मिलता है जिससे विटामिन डी इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये लेसन कंप्लीट हो गया है और इसके कुछ अब ये हम इसके महत्वपूर्ण बिंदु और शब्द और इसके क्वेश्चन आंसर ये अगली बार करेंगे, नेक्स्ट टर्न में करेंगे, ताकि अपने को लेसन एक बार फिर से मेन बिंदु जब अपन पढ़ेंगे तो एक बार रिवाइज हो जाएगा लेसन और हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी मैंने जो आपको वीडियो के माध्यम से, 2 वीडियो के माध्यम से ये लेसन कंप्लीट करवाया है, इसको आपको फिर से सुनना चाहिए और इसके अंदर जो टर्म्स आई है वो लर्न करनी चाहिए। इसमें जो जो याद करने की चीज़ें हैं वो आपको याद करनी चाहिए और रिटर्न वर्क भी करना चाहिए। ओके, बाय, सी यू। ओके।